हेलो गाइज, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ उसकी कहानी आपको बहुत ही हैरान कर सकती है, क्योंकि इसमें दुनिया की नज़र में जिसकी हत्या हुई थी असल में वही हत्यारा भी था। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की शिखा दुबे की है। 2011 में जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त शिखा दुबे की उम्र करीबन 23 साल थी और वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और वो घर वालों को ये कहकर जाती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन फिर काफी देर हो जाती है और शिखा वापस घर नहीं लौटती। फिर जैसे जैसे शाम ढलती है परिवार वालों की चिंताएं और बढ़ने लगती है। दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया जाता है मगर शिखा की जानकारी कहीं से भी नहीं मिलती। जब शिखा का कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। फिर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो इसके जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता है और पुलिस को दिए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को गायब किया है। शक जताए जाने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और भागते हुए दीपू यादव के घर आती है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि दीपू यादव तो खुद लापता है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस वाले शिखा दुबे की भी तलाश कर रहे थे और इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के एक जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी जिसके चेहरे को बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इतने भयानक तरीके से कि चेहरे से पहचान करना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं कि कहीं ये लाश उनकी गायब हुई बेटी शिखा दुबे की तो नहीं। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए आ जाते हैं और चूंकि चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था इसलिए चेहरे से तो पहचान करना असंभव था, लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों पर पहनी गई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा तथा लड़की की कद काठी, ये सभी चीजें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये सामने मरी पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे है। परिवार वाले भी आखिरकार उस शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं। फिर पहचान होने के बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम में यह खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद इस लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है और भारी चीजों से हमला करके इस चेहरे को बर्बाद भी किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि होती है और तो और लड़की के शरीर को कई जगह सिगरेट से भी जलाया गया था, मतलब कि लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। इधर पोस्टमार्टम और बाकी सभी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद लड़की का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में भी बड़ा गुस्सा था, इसलिए पुलिस वाले जल्द से जल्द हथियारों की तलाश में लग जाते हैं। चूंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के पर अपनी बेटी की हत्या का शक जताया था, इसलिए पुलिस वाले दीपू यादव को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं और दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है। यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ होती है मगर कहीं से भी दीपू यादव का पता नहीं चलता। फिर काफी मेहनत करने के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में एक खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का कई बार जिक्र भी किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र की तरफ अपना रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र शहर का कोना कोना छान मारती है। सोनभद्र में तलाश कई घंटों तक चलती है मगर कहीं भी दीपू यादव का पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस वाले हार नहीं मानते और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में वो एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि शिखा दुबे ने खोला था। वही शिखा दुबे जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था और जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी वही शिखा दुबे अब पुलिस के सामने खड़ी थी। अब शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
घर के अंदर का जो नजारा था वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है। मतलब कि जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी और जिस लड़के दीपू यादव पर शिखा दुबे की हत्या का इल्जाम लगा था, वो दोनों सोनभद्र में एक ही घर में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आखिर कौन थी। अब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में लग जाती है और इन सवालों के सटीक जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो शिखा दुबे और दीपू यादव ही थे। अब पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हैं और गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ इन दोनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ के दौरान जो भी खुलासे होते हैं वो काफी हिला देने वाले थे। शिखा दुबे पूछताछ में ये खुलासा करती है कि दीपू यादव भी उसी के कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसी के घर के आसपास रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे और दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। लेकिन इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वो शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण से दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर फिर मौका मिलते ही शिखा और दीपू एक दूसरे से मिलने लगते हैं और 18 अप्रैल 2021 को गोरखपुर के ही एक मंदिर में जाकर चुपचाप से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देते और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि हमने शादी कर ली है तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए अब दोनों दूसरे रास्ते की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सके। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने एक दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रक चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो देखने में काफी हद तक शिखा की तरह है। उसकी कद काठी और लंबाई भी पूरी तरह शिखा की तरह ही है। फिर सुग्रीव कहता है कि अगर हम उसकी हत्या कर दे और हत्या करने के बाद उसे शिखा के कपड़े पहना दे और उसका चेहरा बिगाड़ दे तो लोग शिखा को मरा हुआ समझ लेंगे। फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का यह आइडिया बहुत पसंद आता है और तीनों इस प्लान को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो। पूजा कुमारी की उम्र करीबन 25 से 26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी थी और क्योंकि पूजा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो काम की तलाश में भी थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी उसे मना नहीं कर पाती और वो काम के लिए हाँ कहकर सुग्रीव से मिलने को तैयार हो जाती है। सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है और वो लोग तय करते हैं कि 10 जून को इस प्लान को हकीकत में बदला जाएगा। अब प्लान के मुताबिक सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वो पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लेती है। अब सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है और वापस आते हुए वो पास ही के जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। इसी के बाद काम के बहाने से गाड़ी रोककर सुग्रीव पूजा को गाड़ी से नीचे उतारता है और जंगल में ले जाता है। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आ जाते हैं और बड़ी ही बेरहमी से सुग्रीव और दीपू पूजा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा बाजार से खरीदकर लाए गए नए कपड़े खुद पहनती है और जो कपड़े पहनकर वो घर से निकली थी वो पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वो भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के आसपास छोड़ देती है और अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के सब कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर तो पूजा अब शिखा बन चुकी थी, मगर चेहरे से अब भी वो पूजा के तौर पर ही जानी जाती। इसलिए अब सुग्रीव और दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का एक बड़ा सा रॉड निकालते हैं और बड़ी ही बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं। ये लोग तब तक रॉड से पूजा के चेहरे पर हमला करते हैं जब तक कि पूजा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ नहीं जाता। इसके बाद ये पूजा के बॉडी को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को एक दूसरा रूप दिया जा सके। फिर हत्या करने के बाद दीपू और शिखा तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर शव को वहां से उठाकर सरयू कैनाल के पास के जंगल में लाकर फेंक देता है और फिर छुपा देता है।
कुछ दिनों तक तो शिखा और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा पुलिस के हाथ लगती है, इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इस खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक था कि मासूम से दिखने वाले शिखा दुबे ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे के पिता को शिखा के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए तो उन्हें यकीन भी नहीं होता कि जिस बेटी को मरा हुआ समझकर वो उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके थे, वो अब उनके सामने खड़ी है। पिता अपनी बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है। वो थोड़े भावुक भी होते हैं, मगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वो कहते हैं कि जितने जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे और बलराम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। जिस शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है, वही शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी जिक्र था, मगर इन लोगों में से किसी ने भी पूजा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं स्वीकारी और पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर सकी। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है, ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ सालों तक शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं, मगर कुछ सालों बाद ही शिखा दुबे और दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक आज भी इस केस की फाइलें अदालत में धूल खा रही है और अभी तक इस केस का कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। हम इस न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पूरी घटना पर आपकी राय जानना जरूर चाहेंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।